अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इस वक्त दुनिया एक ऐसे तवानाई बहरान के साए में खड़ी है जिसकी शिद्दत गुज़श्ता कई दहाइयों के किसी भी तेल बहरान से ज़्यादा ख़तरनाक करार दी जा रही है। आबना हुर्मुज़ की बंदिश ने आलमी मईशत के असाब पर दबाव बढ़ा दिया है। अब तो माहिरीन खबरदार करने लगे हैं कि अगर ये रास्ता ना खुला तो दुनिया को तेल की ऐसी किल्लत का सामना करना पड़ेगा जिसके असरात हर घर, हर सनत और हर मईशत तक पहुंचेंगे। जंग के इब्तिदाई 3 माह में आलमी मंडी 1 अरब 10 करोड़ बैरल से जायद के तेल से महरूम हो चुकी है। ये खसारा 1978-79 के तारीखी तेल बहरान और पहली खलीजी जंग के दौरान होने वाली कमी से कहीं ज्यादा है। अब तक दुनिया ने अपने स्ट्रेटेजिक ज़खायर, निजी कंपनियों के ज़खीरा शुदा तेल और चीन की दरामदात में कमी की वजह से किसी न किसी तरह सूरत हाल को संभाले रखा है, मगर ये सहारा अब ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहेगा। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने खबरदार किया है कि दुनिया अपनी बचतें खर्च कर रही है और ये बचतें तेजी से खत्म हो रही हैं। जून के इख्तिताम और जुलाई के आगाज से तेल की तलब में मामूल से कहीं ज्यादा इजाफा होता है। ऐसे वक्त में अगर नया तेल आलमी मंडी तक ना पहुंच सका तो जुलाई और अगस्त संगीन बहरान के महीने बन सकते हैं। दुनिया को रोजाना तकरीबन 1.5 करोड़ बैरल तेल की कमी का सामना है और कोई भी हंगामी जखीरा इस खला को किसी सूरत पर नहीं कर सकता। तेल की कीमतें पहले ही $100 फी बैरल से तजावुज कर चुकी हैं। अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद रही तो कीमतें $200 फी बैरल तक भी पहुंच सकती हैं। ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट बराए तवानाई का अंदाजा है कि ज्यादा से ज्यादा 3 माह में दुनिया एक ऐसे मरहले में दाखिल हो सकती है जहां ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो जाएंगे। इसके बाद तलब और रसद में तवाज़ुन पैदा करने का वाहिद रास्ता कीमतों में शदीद इजाफा होगा, यानी पेट्रोल, डीजल, बिजली, फजाई सफर, अशिया खुरनोश और सनती पैदावार सब की सब महंगी हो जाएंगी, जबकि कई मईशतें कसाद बाजारी का शिकार हो जाएंगी। आलमी बैंक, IMF, आलमी तिजारती तंजीम और बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी भी मुश्तरका तौर पर खबरदार कर रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और पूरी आलमी मईशत के लिए खतरा बनती जा रही है। माहिरीन का कहना है कि जंग के खात्मे के बाद भी दुनिया पुराना तवानाई निज़ाम दोबारा हासिल नहीं कर पाएगी। अब हुकूमतें ज्यादा ज़खायर बनाएंगी, मुतबादिल रास्ते तलाश करेंगी और तवानाई की तिजारत में पहले की निस्बत ज्यादा सियासत हुआ करेगी, जिससे महंगाई मज़ीद। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ ना खुली तो क्या दुनिया एक नए आलमी माशी जल्जले के लिए तैयार भी है? क्या $200 फी बैरल तेल अब एक खौफनाक पेशगोई नहीं बल्कि एक मुमकिना हकीकत बनती जा रही है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश, दुनिया 1 अरब 10 करोड़ बैरल तेल से महरूम हो चुकी, बचतें खत्म, जुलाई और अगस्त संगीन होने की वार्निंग। तारीख इस कसाद बाजारी के लिए किसे मोर्द इल्ज़ाम ठहराएगी, अमरीका या ईरान? ज़ैगम साहब, जिस सिचुएशन में दुनिया खड़ी है, मईशत जहां लेकर जा रही है, जिस रिसेशन की प्रेडिक्शन कर रहे हैं आलमी इदारे, किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? मौर्रिख मंगोलों को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन जिनकी खोपड़ियाँ मीनारों में लग गईं वो तो वापस नहीं आएंगे। जो तहज़ीबें तबाह हो गईं वो तो दोबारा आबाद नहीं हो सकती। मौर्रिख अपना फ़ैसला अखलाकियात की बुनियाद पे करता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स अपना फ़ैसला ताकत की बुनियाद पे करती है। मौर्रिख यकीनन इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ फ़ैसला देगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन गज़ा के बच्चों को वालिदैन वापस नहीं मिलेंगे और गज़ा के वालिदैन को अपने बच्चे वापस में नहीं मिलेंगे जो ज़मीन के नीचे चले गए। तो अमेरिका और इसराइल ने अपने मफादात की खातिर ये जारहियत की है, दुनिया को मुसीबत में डाला है। देखिए, ये अमेरिका और इसराइल की वॉर ऑफ चॉइस है। ये कोई ऐसी जंग नहीं है कि उनको किसी किस्म का कोई ख़तरा था। आज अमेरिका में ख़ुद उनके मुंतखब हाउसेस में बैठे हुए लोग ये बात कह रहे हैं, उनके पढ़े लिखे लोग, सब सियाने लोग, सब एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अमेरिका को कोई ख़तरा नहीं था, इसराइल को भी कोई ख़तरा नहीं था। अपने स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए उन्होंने यह जारहियत शुरू की। वो रजीम चेंज करना चाहते थे ईरान में, उनको ये रजीम पसंद नहीं थी, इसराइल के लिए थ्रेट थी। वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते थे ताकि इसराइल के लिए किसी तरह का ख़तरा ना रहे ईरान।
लेकिन इसराइल ईरान के लिए ख़तरा रहे। वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते थे। अब दूसरी बात ये है कि ये जंग उस सूरत में शुरू की गई जबकि जो ख़तरात अगर थे भी, कोई मसले थे भी, अगर कोई तज़ादात थे भी, तो उनको पुरअमन तौर पे हल करने के मौके मौजूद थे। सबसे बड़ा मसला आज न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना ईरान का, उस पर एक मुआहदा हो गया। साल के बाद एक मुआहदा हुआ JCPOA, और 2 साल बाद उसको ट्रंप साहब ने उठाकर फेंक दिया। नए सिरे से मुज़ाकरात किए गए नई शराइत मनवाने के लिए। फिर मुज़ाकरात शुरू हुए, धोखे के लिए इस्तेमाल किया गया। मुज़ाकरात के दरमियान में ईरान पर हमला किया गया। फिर मुज़ाकरात हुए, फिर मुज़ाकरात को धोखे के लिए इस्तेमाल किया गया, फिर से ईरान पर हमला किया गया। तो कौन कसूरवार है? फिर जब इस जंग को ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात होने लगे तो बार बार अमेरिका और इसराइल ने उसका रास्ता रोका, सुलह का रास्ता रोका, सुलह की कोशिशों को नाकाम बनाया, जंग बंदी के कितने मौके को ख़त्म किया। एक बार जंग बंदी हो गई तो इसराइल ने एक बदतरीन हमला लबनान पे किया, लबनान के सिविलियंस पे भी किया, मासूम लोगों को कत्ल किया। उसके बाद ईरान ने हुर्मुज़ खोल दी, अमेरिका ने फिर हुर्मुज़ को बंद कर दिया। अभी आप देख रहे हैं कि सब कुछ तय हो गया। एक आखिरी सिर्फ अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह कहना था कि हाँ, इस अबूरी मुआहदे को हम यस करते हैं, जिन पर पहले इत्तफाक राय हो चुका था दोनों मुल्कों का। फिर ट्रंप साहब ने ना कह दी, नई शराइत उसमें डाल दी, दुरुस्त हो गया। अब देखिए जो असरात हैं वो इन्हीं फैसलों का नतीजा है। पहले जो इन्होंने जंगें की उनको इराक ने, लिबिया ने, शाम ने, दूसरे मुल्कों ने भुगता। इस जंग की जो कीमत है वो पूरी दुनिया दे रही है और देगी। अमेरिका और इसराइल ने फैसला करना है कि वो अपनी हेजमनी की कितनी कीमत इस पूरी दुनिया से दिलवाना चाहते हैं। ठीक हो गया। क्या ये सूरत हाल या दुनिया जहां गुजरी हेजमनी भी बरकरार रहेगी इस सूरत में? नहीं, ये अपनी जगह एक नुक्ता है। शहजाद चौधरी साहब, इस वक्त बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी IAEA हो, IMF हो, आलमी बैंक हो, आलमी तिजारती तंजीम, तमाम के सरबराहान खबरदार कर रहे हैं आने वाले दिनों को लेकर। अमरीका और ईरान दोनों ही शुमाली निस्फ कुर्रा पर हैं, जहाँ पर इस मौसम में कंजम्पशन भी कहीं बढ़ती है एनर्जी की। क्या ये ख़तरा आराम से बर्दाश्त कर लेगा खुद अमरीका भी? इसमें एक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का भी नाम शामिल कर ले। उन्होंने भी बड़ा क्लियर वार्निंग दी है कि ये जल्दी से जल्द इसको ख़त्म करना चाहिए ताकि इसके असरात पड़ना बहुत लंबे और गहरे जाएंगे। कुछ चीज़ें इसके ऑपोजिट भी देखने की ज़रूरत है। ये सवाल जो आपने उठाया है बहुत इंटरेस्टिंगली अमेरिका के अंदर रज़ा रूमी साहब बैठे हैं, वो हमें वहाँ से भी बता सकते हैं। ये बड़ी इस पर बहस पिछले 2-3-4 हफ्तों में चल रही है कि किस हद तक माशी मुश्किल पेश आई है अमेरिका को। वो तो हम अपने तौर पे देखते हैं, लेकिन अदरवाइज दुनिया के तौर पे भी हम इसको नजर मार लेंगे। वो कहते हैं कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है, जो कि एक सिग्नल है, एक से उसका इशारिया है जो इंडिकेट करता है कि इकॉनमी कितनी स्लो हो रही है या ज़्यादा हो रही है। वो कहते हैं कि पिछले अप्रैल के महीने में इनकी अनएम्प्लॉयमेंट का जो फिगर्स थे वो सबसे कम तर थे, यानी इतनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं। उस इकॉनमी को जिसके अंदर के तेल इस वक्त $5 या $6 फी गैलन बिक रहा है, उसको लगता है कि हाँ बिक तो रहा है, लोगों की पॉकेट में तो तकलीफ है, इनफरादी तौर पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो महसूस होता है, उसकी कुव्वत खरीद तो कम हो गई, लेकिन समहाउ इकॉनमी जो है वो अपने तौर पे वो चलते जा रही है और गालिबन बेहतर करती जा रही है। अभी शायद क्वार्टरली ग्रोथ रेट्स का वो वक्त नहीं आया, वरना वो भी जल्दी जब आ जाएगा तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये जो क्वार्टर था जिसके अंदर के जंग भी हुई और जंग के बाद वाला क्वार्टर, ये इसके अंदर कैसी ग्रोथ रेट रही अमेरिका की, और उससे अंदाजा होगा कि किस हद तक कसाद बाजारी का असर अमेरिका, क्योंकि एक बड़ी इकॉनमी है, वहां से हम एक इशारिया ले सकते हैं। चीन में तो कम से कम इसका कोई खास असर नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, अगर आपको मुकाबला करना है उसके मुकाबले में ईरान और पाकिस्तान को देख लेते हैं। ईरान में कसाद बाजारी किस हद तक है, यानी कसाद बाजारी ही कसाद बाजारी। पाकिस्तान में किस हद तक कसाद बाजारी है, ये तेल से पहले कितनी कसाद बाजारी थी और तेल के ये जंग के बाद कितनी कसाद बाजारी, को फर्क है मेरे ख्याल में उतना ही मुश्किल, बल्कि हाँ थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन वही मुश्किलात जो पहले थी वही मुश्किलात आज भी पाकिस्तानी आम आदमी को इन्फ्लिक्ट कर रही हैं, उसको असरअंदाज हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि जैसा हम इसको बहुत बड़े पैराए में जब बात करते हैं, हाँ 6 महीने साल चले और ऐसा ही मामला रहे। आपने कहा $200 फी बैरल तेल मिल जाएगा, अभी तक एक अजीब सी बात, और इस पे भी लोग परेशान है और यह
इसको मान रहे हैं कि समहाउ ये 100 से ऊपर नहीं जा रहा, 102, 103, 104, 105, फिर 95, 94। 2 दिन ऊपर जाएगा, 2 दिन नीचे आ जाएगा। तो अजीब सी बात है कि वो जो तेल जहां पर पैदा हो रहा है, जिन जिन जगहों पे जहां से एक्सपोर्ट होता है, वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाए जा रहे हैं ताकि तेल की कमी ना आए। जहां स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो रिलीज किए जा रहे हैं ताकि तेल की कमी ना आए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, अथॉरिटी जो है, उसने भी अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को रिलीज करना शुरू कर दिया। तकलीफ हाँ ईरान को जरूर अलबत्ता तकलीफ है कि उसका तेल नहीं बिक रहा, और ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए और बाकी एशिया के ममालिक के लिए और खलीजी ममालिक के लिए। तो वही वाली बात है कि बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर पाकिस्तान, ईरान, खलीजी ममालिक ये हैं जो इस वक्त सफर कर रहे हैं। और खलीजी ममालिक भी याद रखें बड़ी जल्दी अपने रास्ते तब्दील करके किसी और रास्ते से तेल ऑलरेडी देना शुरू कर दिया। कुवैत ने और इराक ने सीरिया के थ्रू एक्सपोर्ट शुरू कर दिए। वो पहले इधर से करते थे ना, अब उधर को करना शुरू कर दी। तो जो फायदा आपको पहुंचता था या एशिया को पहुंचता था, वो यूरोप को पहुंच रहा है, अफ्रीका को पहुंच रहा है। तो ये है चेंजेस, तब्दीलियां जो शहजाद साहब, मगर जो भी इकोनॉमिक सफरिंग्स आ रही है उसका जिम्मेदार फिर इन दोनों में से किसे ठहराया जाएगा? तारीख कैसे लिखेंगे? तो तारीख जो लिखेगी, तारीख ये लिखेगी ट्रंप अपनी खेल खेल रहा था, ईरान अपनी खेल खेल रहा था। यानी ये एट द एंड ऑफ द डे ईरान मानेगा ना कि ठीक है मैं नई न्यूक्लियर रास्ता अपनाऊंगा, वो जो मर्जी हो कि अच्छा उसने बेवकूफी की, ये तो पहले ही माने हुए थे, और तो बंद नहीं था। ये सारी कहानी अपनी जगह पे सही है। इन कहानियों से हट के आज वो कहानी पीछे छोड़ दें, वो 4 महीने पीछे रह गई, अब आ गई आज की कहानी। ये तकलीफ तो आज है ना, इस तकलीफ के अंदर तो वो भी जिंदा है, उसी भी जी होश है, समझ रहे हैं। ट्रंप तो दुनिया के साथ खेल रहा है, आपके साथ भी खेल रहा है, दुनिया के साथ उसको तकलीफ है ही नहीं किसी चीज की। तो मुझे समझ नहीं आती कि जिनको तकलीफ है, जो खुद मर रहे हैं, जिनके लोग मर रहे हैं, जिनके भाई मर रहे हैं, जिनके आसपास के पड़ोसी मर रहे हैं, वो ईंट लेके हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं भाई? सही। तो इसलिए मेरा ख्याल है मानना जो एंड में तुमने यही है कि हाँ जी हम नहीं करेंगे, न्यूक्लियर के रास्ते पे नहीं जाएंगे, ये नहीं होगा, कोई ना कोई रास्ता निकाल। बस ये अपनी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं दोनों के साथ खेल खेल रहे हैं, अपनी अपनी पोजीशंस को, सियासी पोजीशनों को मजबूत या आप उनका दिफा कर रहे हैं ताकि फेस सेविंग हो जाए। करना उनको जो आज से 1 महीने पहले चाहिए था वो भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान दुनिया और खासतौर पर एशिया बच जाएगा। दुरुस्त हो गया। आमिर साहब, मगर हम पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे हैं कि सिचुएशन एक स्टेलमेट की कैफियत में है। ट्रंप एक बयान देते हैं, बात कहीं जाती, फिर मतलब एक सिचुएशन ही बदली ना, ट्रंप के बयानात बदल रहे हैं ना ईरान का रवैया बदल रहा है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, बात को बनने नहीं दिया जा रहा, या फिर मुतालिबात बढ़ा दिए जाते हैं। ये एक तरफ रखते हुए आबनाए हुर्मुज ना खुली तो तमाम ही आलमी इदारे वार्न कर रहे हैं कि दुनिया में महंगाई, बेरोजगारी, रिसेशन, तवानाई का शदीद बहरान, ये सब सर पर खड़ा है। अब दिनों घंटों की बात है, तो क्या दुनिया इस बहरान से निपटने को तैयार है? अच्छा, अगर ना तैयार होती ना दुनिया इस बहरान से निपटने को, तो ये सूरत हाल कभी भी यहाँ तक ना आती। देखिए, जब मैंने आपका सवाल पढ़ा ना, तो मैं ये सोच में लगा कि हमने जब से जंग शुरू हुई है बहुत दफा ज्यादातर हमने प्रोग्राम इसी जंग की और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल के ऊपर किया है, और अक्सर औकात हमारी बातों में एक तबाही की निशानदेही की गई है। हमारी तरफ से कहा गया है कि ये दुनिया को बहुत बड़ी तबाही की तरफ से खेला जा सकता है। कुछ ऑयल प्राइस की प्रोजेक्शंस हमने बहुत ही अलार्मिंग और बहुत ही खौफनाक किस्म की प्रोजेक्शंस जो हैं, हमने उनका भी जिक्र किया है। दुनिया की कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इससे इफेक्ट होंगी, हमने उनकी भी वो बात की है। बहरहाल वो सारे ये जो अरसा गुजरा है, इसमें हमने हमेशा आगे की ही बात की है। हमने यही कहा है कि अगर ये जंग ना रुकी तो आगे ये हो जाएगा, उससे आगे ये हो जाएगा। तो इसमें एक दूसरा पहलू इसको देखने का, एक दूसरा तरीका इस चीज को देखने का ये है कि दुनिया में एक बड़ी रेजिलियंस होती है, दुनिया अपने आप को एडजस्ट करती है। ये जो फ्यूल शॉर्टेजेस की बात कर रहे हैं, इसका कोई ओवरऑल इम्पैक्ट, मैंने बहुत पिछले दिनों में इसके बारे में पढ़ने की कोशिश की कि कोई इसकी समरी बता सकता है इसके इम्पैक्ट की। हाँ, जनरल बातें तो बहुत हैं, हम भी वही तज्जिए बड़े बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के, एनर्जी एक्सपर्ट्स के पढ़ के उसी तरह से उन्हीं की बुनियाद के ऊपर अपने तज्जिए भी कर रहे हैं। लेकिन कोई किसी तरह से कोई स्पेसिफिक इम्पैक्ट बता सकता है कि वो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई हमें क्लियरली ये समझा सकता है कि अगर ये सूरत हाल वाकई कई महीने और चलती है तो दुनिया का जो उससे एडजस्टमेंट करने का तरीका होगा वो क्या होगा। आपको एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। देखिए, जब क्यूबा के ऊपर सैंक्शंस लगी ना, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उनका
खाने की सूरत हाल के ऊपर है। उनकी जो फूड सिक्योरिटी सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। यहाँ तक आशा कि कैलोरी इनटेक पर पर्सन पर कैपिटा कैलोरी इनटेक क्यूबा में एक वक्त आया 1/3 तक कम होगी, 33% कम हो गई लोगों में। उसका हल क्या उन्होंने निकाला, वहां पर एक अर्बन गार्डनिंग का एक बहुत बड़ा रिवाज शुरू हुआ और उससे चलते हुए उससे बात शुरू हुई और फिर एक ऐसा वक्त आया कि उन्हीं हालात और उन्हीं सैंक्शंस के अंदर क्यूबा ने अपने मुल्क के अंदर एक दुनिया का सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम बना लिया, जहां इलाज कराने के लिए बड़े बड़े अमीर जो है वो अमरीकी भी जाते हैं। मैं मुख्तसरन कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें इंसान की खसरत एक ऐसी है कि कोई तब्दीली अगर उसके बहुत ज्यादा मफाद में भी हो ना, वो तब भी उसकी तरफ बढ़ता नहीं है जब तक वो नागजीर नहीं हो जाती। और ये तब्दीली जो इस जंग जिसकी तरफ इस दुनिया को धकेल रही है, देखिए इस तब्दीली की बात जो है ना, आज से 38 बरस पहले जब IPCC जो था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जब बना, और उसके 4 साल बाद ही जब UN फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज की कन्वेंशन अप्रूव हुई, वो उस वक्त से ये बातें हो रही हैं कि ये जो फॉसिल फ्यूल ड्रिवन दुनिया है इसका कोई मुस्तकबिल तो है नहीं, उसने तो एक दिन खत्म होने ही होना है। तो दुनिया एडजस्ट क्यों नहीं कर पा रही? तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा, ठीक है शॉर्ट टर्म के अंदर तकलीफ होंगी, लोगों को मुश्किलें पड़ेंगी, पाकिस्तान जैसे मुल्कों को खसूसी तौर पे, लेकिन वो जो धक्का दुनिया को चाहिए था ना, दुनिया बदलती है अपने तौर तरीके, तो या वो जंग की वजह से बदलती है या वो नेचुरल डिजास्टर की वजह से बदलती है। और यहाँ तो मेरा ख्याल है ट्रंप को भी हमें एक नेचुरल डिजास्टर ही समझना चाहिए। तो मेरा ख्याल है वो जो मूवमेंट है ना टुवर्ड्स दैट चेंज, जिसकी तरफ दुनिया ने जाना ही जाना है इवेंचुअली, वो थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगी जितनी भी मुश्किलें रास्ते में आए। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, आलमी सरमायादारी निजाम के रखवाले जो वार्निंग्स दे रहे हैं माशी जल्जले को लेकर, आपके ख्याल में उसको कितना संजीदगी से देखने की जरूरत है? जिम्मेदार अमेरिका है या ईरान, और खतरा किसको बड़ा है इससे? आबनाए हुर्मुज़ की जो बंदिश है वो उससे तेल की कीमतें तो ऊपर गई वक्ती तौर पर, मगर अब ये देखिए कि ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो टोटल सप्लाई है दुनिया भर में, उसमें कमी आ चुकी है। और वो कमी जो है वो उसको पूरा करने के लिए आपको मजीद कई महीने चाहिए होंगे, शायद 1 साल भी लग सकता है, कि जब तक जो तेल की शॉर्टेज या दीगर जो सप्लाईज वहां से गुजरती हैं, जिनमें कि मुख्तलिफ तरह की अहम इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स हैं, वो उनकी भी किल्लत जो है अब वो सामने आ रही है। फर्टिलाइजर का पहले जिक्र हुआ, फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी जो डिफेंस प्रोडक्शन और इंडस्ट्री के अंदर जो कुछ इस्तेमाल होता है वो इससे इम्पैक्ट हुआ। और ये अब एक सीरियस मसला यूं है कि अगर ये कोई डील नहीं होती, ये MOU जिसे कहा जा रहा है, और आबनाए हुर्मुज़ जल्द नहीं खुलती, तो फिर उससे तो पूरी आलमी मईशत जो है वो उसकी लपेट में आ जाएगी। तेल और गैस की कीमतें और कितनी आप देख, पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, हिंदुस्तान में इंक्रीज हुई है, लेकिन वो मजीद उनमें इजाफा होगा। मगर नजर उम्मीद, फिर क्या दुनिया देख भी रही है कि इसका असल में जिम्मेदार कौन है? अगर लोग सफर कर रहे हैं, कुछ तो ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लास्ट मंथ में कंजम्पशन भी कम कर दी लोगों ने, जो अभी आमिर साहब भी बात करते हैं कि लोग एडजस्ट करें, लेकिन कोई जिम्मेदार भी तो है इस तमाम सफरिंग का। देखिए जिम्मेदार तो फिर आयशा आपके इसमें तो कोई वो इतनी बड़ी मिस्ट्री नहीं है। जिम्मेदारी तो मुकम्मल तौर के ऊपर अमेरिका और बल्कि इजराइल के ऊपर आयद होती है, जिन्होंने इस बेकार की जंग को स्टार्ट किया और पूरी दुनिया को धचका दिया। प्रॉब्लम यह है कि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ताकतवर जो ममालिक हैं, जो हमारा इस वक्त इंटरनेशनल सिस्टम है, उसमें उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। देखिए पहले जो जंगें हुई उनका किसी ने कोई जवाब लिया है अमेरिका से? इराक में कितने 1 मिलियन से जायद लोग मारे गए, सीरिया में जो कुछ हुआ, लिबिया में जो कुछ हुआ, और ममालिक में जो कुछ हो रहा है, कोई पूछने वाला तो है नहीं। और यही वजह है कि अगर इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होता, सिक्योरिटी काउंसिल के पास कोई पावर्स होती और कोई वीटो के अलावा कोई तरीका कार होता उसको मैनेज करने का, तो फिर आज ये सवाल पूछ रहे होते
कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, जिससे कि ना तो आपको कोई नतीजा हासिल हुआ बल्कि उल्टा आपने एक आम पाकिस्तानी, एक आम हिंदुस्तानी और वो लोग जो कि तेल, इंपोर्टेड तेल पर डिपेंडेंट है, उनकी जिंदगी को अजीरन कर दिया है। और ईरान का जो हाल किया है वो तो सो किया ही है। तो देखिए ये तेल और गैस की जो गैर मामूली इजाफा होता है कीमतों का, उससे महंगाई तो होती ही है, मगर जो लागत होती है ये ज़राई और इंडस्ट्रियल पैदावार की, वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि नकलो हमें शिपिंग की प्राइसेस जो है, शिपिंग का एक और बहरान शुरू हो जाता है। फिर आप देखिए फजाई सफर, जहाज रानी, सप्लाई चेन्स, मालियाती मंडियां जो हैं सारी, सब मुतासिर, वो भी जी मुतासिर होती हैं और होंगी अगर ये नहीं रुकती। यही वजह है कि एक बहुत बड़ा जो अमेरिका के अंदर भी एक बहुत बड़ा तबका जो है हुकूमत के अंदर भी, और जैसे आपने कहा सरमायादाराना निजाम के रखवाले जो हैं, वो ट्रंप पर क्यों को प्रेशर डाल रहे हैं कि ये इसको बंद करवाओ, बंद करो और कोई समझौता करो। बड़ी अहम बात है कि आलमी सरमायादारी निजाम के जो रखवाले हैं, इदारे हैं, वो वार्निंग्स दे रहे हैं क्या होने को। ट्रंप भी ऐसा दिखता है जैसी गुफ्तगू भी कहीं ना कहीं सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, लूज करते हैं और कंट्रोल करते हैं, खत्म करने की तरफ नहीं बढ़ पा रहे, यानी कि फैसला नहीं ले पा रहे, कहां फंसे हुए हैं ये भी आने वाले दिन बताएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ एक ही शिकवा गुज़िश्ता कई सालों से बार बार दोहराते हैं और एक बार फिर दोहरा दिया है। इस पर गुफ्तगू ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में खिताब करते हुए कहा है कि अवाम वोट दें या ना दें, हम आपकी खिदमत करेंगे। साबिक वजीर आजम ने कहा कि यहाँ कहा जा रहा है कि हमें NFC से हिस्सा मिलना चाहिए। हमने 2017 में कमेटी बनाई, इसके बाद हमें निकाल दिया गया। हमने कमेटी सिफारिशात कौमली जामा पहनाना था, इसका मतलब अब तक ये काम हो गया होता, लेकिन मुझे देश निकाला दिया गया। नवाज शरीफ ने कहा मुझसे गिला नहीं करो, ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूं। ये कसूर आपका भी है कि मुझ जैसे बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे जेलों में डाला गया, क्यों मुझे देश छोड़कर जाना पड़ा। ये भी सोचने वाली बात है। मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये भी हकीकत है। उन्होंने कहा कि मैं वो नवाज शरीफ हूं जो किसी पर तनकीद करके नहीं बल्कि कारकर्दगी पर वोट मांगता है। उनका कहना था कि मैंने आज तक किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगा। नवाज शरीफ अक्टूबर 2023 में वतन वापस आए तो मुख्तलिफ इंतखाबी जलसों में भी ये सवाल करते रहे कि उन्हें इख्तिदार से क्यों निकाला गया। 2017 से 18 तक जलसों में ये सवाल उठाना सियासी एतबार से वाजिब कहा जा सकता है, मगर अक्टूबर 23 के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ सिर्फ मुकदमात ही खत्म नहीं हुए, बल्कि 24 के इंतखाबात के बाद उनके भाई को वजीर आजम और बेटी को वजीर आला पंजाब बनाया गया। नवाज शरीफ सियासत में फाल तो नहीं रहे, मगर जब भी उनका आवाम के साथ इंटरेक्शन होता है वो सवाल जरूर करते हैं कि उन्हें क्यों निकाला गया। कोई शक नहीं, नवाज शरीफ ने 1993 से अपनी सियासत को मुज़ाहिमती रंग देने की कोशिश की। अक्टूबर 1999 2017 के फौरी बाद उन्होंने भरपूर मुज़ाहिमती सियासत करने की कोशिश भी की, मगर 2024 के बाद की सूरत हाल में अब उनका ये सवाल कितना जायज़ है कि उन्हें क्यों निकाला गया। पैनल की राय इस सवाल में जानते हैं। क्यों मुझे जेलों में डाला गया, क्यों मुझे देश छोड़कर जाना पड़ा। नवाज शरीफ का फिर गिला, नवाज शरीफ का सियासी शिकवा अब कितना जायज। शहजाद चौधरी साहब। आयशा, दो हैसियतें हैं नवाज शरीफ साहब की, एक हैसियत है और एक सियासी हैसियत है। ज़ाती हैसियत में तो सवाल बिल्कुल जायज़ बनता है, इसका जवाब भी उनको देना चाहिए, खुद से देना चाहिए, क्योंकि वो कोई छोटे मोटे सियासतदान नहीं, वो एक बहुत पाए के सियासतदान हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं। वो एक जिसे कहते हैं ना कि पॉलिटिकल थॉट के लीडर हैं पाकिस्तान के अंदर। एक सियासी शख्सियत को सियासी तौर पर इसका जवाब देना चाहिए। ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, मैं पूरे तरीके से एग्री करता हूँ, लेकिन अगर हुआ तो फिर क्यों हुआ, और अगर हुआ और गलत हुआ तो फिर उन्होंने उसके बारे में क्या किया। ये उनकी हैसियत बनती है एज अ पॉलिटिशियन ऑफ ग्रेट स्टैचर। पाकिस्तान के अंदर मेन हमारे बड़े पॉलिटिशियन हैं, सबसे बड़े हैं, किस तरीके से ये उसका जवाब नहीं दे पाए। आपने कहा 2 साल 24 के बाद, नहीं 2022 के बाद से 4 साल की कौम इसका इंतजार कर रही है कि नवाज शरीफ उसका जवाब दें, और अगर जवाब दें, उनकी हुकूमत है, PDM हो या ये हुकूमत हो या किसी और नाम से आप ले लें, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है सियासी तौर पर किसका जवाब दें। ज़ाती हैसियत में जो मर्जी पूछते रहें, ज़ाती हैसियत में तो बहुत सारी और चीज़ें लोग भी उनसे पूछेंगे, सवालात उठेंगे। हर साल हर दफ़ा कोई ना कोई एक लीडर जेल में जाएगा,
वो लीडर बाहर आके यही बातें करेगा, उसका जवाब हम क्या देंगे, या कौन किसी का जवाब दे पाएगा? ये जवाब दें हमें इस चीज का कि 4 साल से जिस 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 अंदाज में वो चल रहे हैं, इसकी क्या उनको काबिल कबूल है, क्या एक्सेप्टेबल है? उनका जो उनके साथ हुआ वो क्यों हुआ, और अगर वो हुआ और गलत हुआ तो उसका उन्हें सद्देबाब क्या किया है? बदकिस्मती से 0 0 उसका नतीजा है कि ये निज़ाम वैसे का वैसे ही है, वैसे ही बिल्कुल जिसे कहते हैं बरखुरदराना किस्म का निज़ाम है, उसी तरीके से चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। उसके अंदर नवाज शरीफ साहब उतने ही हिस्सेदार हैं जितना कोई और है। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, 2017 के पाकिस्तान के मुकाबले में आज पूरा सियासी और रियासती बंदोबस्त बदल चुका है। जेलों में कैद उस वक्त के मुखालिफिन आज सदर और वजीर आज़म वजीर आला बन चुके। हाइब्रिड निज़ाम के जो मेमार थे वो भी सजा काट रहे हैं। नवाज शरीफ अब क्यों और किससे शिकवा कर रहे हैं? कि देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जिन्होंने निकाला था वो वापस भी ले आए, और ऐसे वापस लाए कि उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, उनकी साहिबजादी वज़ीर आला हैं, उनके समधी जो हैं वो नायब वज़ीर आज़म भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी हैं। वो फिर भी पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। और सितम ये है कि गरीब आवाम से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि चुप हो जाओ, तुम भी इन्हीं के साथ थे। अब होना तो ये चाहिए कि आवाम उनसे पूछें कि हुज़ूर आप हमारे लीडर हैं, हमारी पार्टी के सरबराह हैं, बताएं ये पार्टी 45 साल से क्यों नहीं बदली, नई लीडरशिप क्यों नहीं आई, पार्टी के अंदर जमहूरियत क्यों नहीं है? इस पार्टी में 45 साल से आपका ख़ानदान और आपके 15 बंदे वो क्यों ऑल इन ऑल हैं? आपकी पार्टी क्यों 5 ज़िलों तक महदूद है? मुल्क की सरबराही करती है और ख़िदमत 5 ज़िलों की करती है, नुमाइंदगी 5 ज़िलों की करती है। वो कहते हैं नहीं, मुझसे जवाब मत पूछो, मुझे जवाब दो, तुमने मुझे क्यों निकाला? अपने वोटरों से कह रहे हैं, जिन बेचारों ने 45 साल से नहीं छोड़ा, 2 नस्लें गुजर गईं, लेकिन उनका वोट बैंक 20 से 35% तक रहा। देखें, 2018 में जब इमरान खान जीते थे उस वक्त भी उनके वोट 1 करोड़ से कहीं ज़्यादा थे। तो अब इनसे कौन पूछे? देखें, अवाम ने इस तरीके से उनका साथ दिया कि वो तारीख़ के 3 लीडरों में से एक हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में बड़ी मुल्कगीर पार्टियां बनाई, जिनका करोड़ों लोगों ने साथ दिया। और उन्होंने, अवाम ने उनको खाली लीडर नहीं बनाया, लीडर बनाया। उन्होंने जिनके सर पे हाथ रखा, अवाम ने उनको भी लीडर बना दिया। और जिन निकालने वालों की बात करते हैं, उन्होंने 3 दफ़ा निकाला था ना, 4 दफ़ा इनकी पार्टी को लाए, बल्कि अगर 2 दफ़ा इनकी वज़ारत शिकवा जायज़ है, इनका सियासी शिकवा जायज़ है जी। कहाँ बनता है? मुझे बताएं, जिन्होंने 3 दफ़ा निकाला वो 6 दफ़ा लाए, तो फिर शिकवा कैसे जायज़ बनता है? शिकवा तो नहीं बनता। दुरुस्त हो गया जी। पूछना तो अवाम का बनता है, अवाम का बनता है कि हम तो खड़े थे। आप एक के बाद रज़ा रूमी और आमिर अहमद खान साहब से जानेंगे। रज़ा रूमी साहब, नवाज शरीफ साहब शिकवा कर रहे हैं अवाम से, उन्हें कसूरवार भी ठहरा रहे हैं कि ये कसूर आपका है कि मुझे क्यों, यानी मुझ जैसे बंदे को देश निकाला क्यों मिला या क्यों होने दिया गया। 2001 करके बाहर गए, 2019 में एक एफिडेविट देकर गए, मगर इन दोनों सूरतों में जब मरहूमा कुलसूम नवाज साहिबा सड़क पर निकली, अवाम खड़े हुए, उनका साथ दिया। मुझे क्यों निकाला की कैंपेन रखी जब 2017 के बाद, तो अवाम ने उस बयानिए का साथ दिया, यानी अवाम तो साथ खड़ी थी, पर नवाज शरीफ साहब कहाँ थे? तो क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं बेचारी अवाम को? देखिए, मेरे ख्याल से अवाम को कसूरवार ठहराना तो इसमें मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब खुद जानते हैं कि उनको क्यों और किसने निकाला था, और मेरे ख्याल से अवाम भी जानते हैं, कोई उसमें ढकी छुपी बात तो है नहीं। मगर ये माहिर नफ्सियात इसको इसकी तशरीह करेंगे कि ये एक कोई ट्रॉमा जो है वो अभी तक मियाँ साहब उससे बाहर नहीं आए, और यकीनन मेरे ख्याल से जो उनके ऊपर ज़ाती हादसात भी हुए इस पूरे प्रोसेस में, मेरे ख्याल से वो अभी तक उसको भुला नहीं पाए और उसको डील कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि जिला वतनी के ही दौरान वो भी हुई उनकी, लेकिन फिर उससे पहले जब वो जेल में थे तो उनकी जो अहलिया हैं वो इंतकाल कर गई लंदन, उनको बल्कि बात भी नहीं करने दी गई। ये सब वाकयात हकीकतें हैं। और उनको फ़ोन पर किसी से वो चाहते थे कि फ़ोन करें या वो उनको इजाज़त मिले कि वो जाकर उनको विज़िट करें, लेकिन उस वक्त के जो थे मालिक लोग, उन्होंने उनको इजाज़त नहीं दी।
और मेरे ख्याल से ये ट्रॉमेटिक वाकयात होते हैं लोगों की जिंदगियों में। मियाँ साहब एक इंसान भी हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, सियासतदान तो हैं सो हैं। तो इसलिए एक तो इसका ये पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू जो है वो मेरे ख्याल से अवाम से पूछना मुनासिब बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि अभी तो देखिए उनको अब कॉम्पनसेट उनके खानदान को किसी हद तक तो कर दिया गया है। उनके केसेस जो थे वो भी खत्म हो चुके हैं, आपका अब सबके सामने कैसे खत्म हुए। फिर उसके अलावा उनकी साहिबजादी, उनके भाई, उनके समधी सारे इस वक्त इक़्तिदार में हैं। और लेकिन शायद कहीं ना कहीं उनको ये भी खटक रहा है कि 2024 के इलेक्शन के बाद उससे पहले जो कुछ बातचीत हुई थी कि उनको तीसरी बार वजीर आजम बनना था और वो भी नहीं हो सका, और उसको भी उनके जो करीबी लोग हैं वो ये समझते हैं कि वो भी एक साजिश थी या जान के उनको बाहर रखा गया था और उनसे वो उनका हक छीना गया था। जी आयशा, ये सारे मुहर्रिकात हैं। हक छीना गया है या हक किसी और का छीना है? आमिर अहमद खान साहब, ये कसूर आपका भी है कि मुझ जैसे बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया? नवाज शरीफ के इस दावे को अगर दुरुस्त भी मान लिया जाए तो क्या इस वक्त नवाज शरीफ के सबसे बड़े सियासी हरीफ जो कि जेल में हैं उन्हें देश निकाला क्यों नहीं मिल रहा? क्या आवाम उन्हें देश निकाला नहीं होने दे रही है? मेरा सबसे बड़ा कसूर तो ऐसा ये है कि मैं चुप करके 8-9 साल से ये सवाल सुन रहा हूं उनका, और मैं आज तक उनसे ये सवाल नहीं किया कि देखें भैया, आपको 8-9 साल हो गए ये सवाल करते हुए आवाम से, क्या आज तक आपको इसका जवाब मिला? अगर मिल गया होता तो यकीनन मुझे सवाल करना छोड़ देते ना, तो जवाब नहीं मिला। अब क्या वजह है कि उन्हें 8-9 साल में भी एक सादे से सवाल का, 3 लफ्जों का सवाल है, मुझे क्यों निकाला, उसका जवाब नहीं मिल सका? और वो इसलिए कि इसका जवाब आवाम के पास है ही नहीं। जहां वो जा के सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब आवाम के पास तो है ही नहीं है। क्योंकि कब हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीली आवाम के कहने पर आई? ये तो निजाम की मर्जी से आती है सियासी तब्दीली की, कौन किस वक्त वजीर आज़म होगा और कौन किस वक्त नहीं होगा। इसलिए इस सवाल का जवाब भी उन्हीं के पास है। और मैं शहजाद चौधरी साहब की इस बात को अहम समझता हूँ, इसलिए उसको आगे बढ़ाना चाहूंगा कि भाई, मैं उनकी कभी भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज का कोई बहुत ज्यादा मैं फैन नहीं रहा हूँ ऐसा, लेकिन मैं इससे भी इनकार नहीं कर सकता हूँ कि उन्होंने अपने सियासी करियर के अंदर, उनकी सियासी सोच के अंदर बड़ी रिफाइनमेंट भी आई है, बड़ा तदब्बर भी आया है। अब उनका एक मकाम है एक सीनियर सियासतदान का, और उनका अब ये फर्ज बनता है कि बजाय इसके कि ये सवाल करने के, वो लोगों को समझाएं कि उन्हें क्यों निकाला, वो क्या फॉल्ट लाइंस हैं इस निजाम की जिनकी वजह से एक मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाला जा सकता है, और क्या ऐसे वाकयात होते हैं जो कि उसके मुहर्रिकात बनते हैं उनको निकाले जाने के। और ये एक हेल्थी, एक सेहतमंद सियासी डिबेट की तरह उनसे बेहतर और ये कोई नहीं शुरू कर सकता इस मुल्क के अंदर, अगर वो ये सवाल करने के बजाय इसका जवाब आवाम के सामने रखें और उसके ऊपर एक इंतशारी नहीं बल्कि एक सेहतमंद और एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट शुरू करें, ताकि हम। मगर क्या उनके भाई इस जवाब की तलाश में उनका साथ देंगे या जवाब देंगे? मैं कहता हूं कि अगर वो ना देंगे तो फिर शायद इस सवाल का जवाब हमें वैसे ही मिल जाए, अगर उनके भाई की खामोशी में इसका जवाब मिल जाए। लेकिन अगर वो इस चीज का मुझे यकीन है कि अगर वो इसका जवाब देकर इस सवाल को उठाएंगे और उसके ऊपर एक डिबेट शुरू करेंगे तो उनके भाई साथ। वेरी वैलिड पॉइंट आमिर अहमद खान साहब। यही उम्मीद की नवाज शरीफ आवाम से इंटरेक्शन करें तो इन 3 लफ्जों के सवाल को सामने ना रखें बल्कि इसका जवाब सामने रखें और आवाम को इत्मीनान मिले। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।